अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारी नशियात आप यूट्यूब, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। आपको आज दो तीन चीज़ें मैं सुनाऊंगा, ऑडियो है। पहली तो ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसा है, इस पर एक रिपोर्ट है। फिर दूसरा ये है कि इकरारुल हसन, कौन नहीं जानता, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ भी एक ऐसा काम पड़ जाएगा जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो पहले ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की बात सुनते हैं, इस पर कुछ मैं बातचीत भी करना चाहूँगा। दुनिया का गंदा तरीन अदालती निज़ाम पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। सारी उम्र झूठ बोलने वाला वकील बाद में जज बन जाता है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की अदालतें चोरों, डाकुओं, करप्ट माफिया की महफूज पनाहगाहें हैं। अमीरों को छुट्टी वाले दिन भी जमानत दी जाती है, जबकि गरीब की 25 साल में भी सुनवाई नहीं होती। जो अदालती निज़ाम 2% की कंजरी अयान अली को सजा न दे सके, उसने मुहब्बे वतन कारगिल के हीरो आर्मी चीफ को सजाए मौत सुना दी और साबित शुदा गद्दार नवाज गद्दार को बाइज्जत बरी कर दिया। बच्चों की गंदी फिल्में यूरोप को बेचने वाला रिहा। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज कादरी को फांसी। आसिया मलूना रिहा, रेमंड डेविस रिहा, कर्नल जोसेफ रिहा, अयान अली रिहा, राव अनवर रिहा, मुस्तफा कांजो रिहा, सानिया बल्दिया टाउन का मुलजिम भोला रिहा, सानिया साहिवाल के मुजरिम रिहा, मॉडल टाउन में औरतों को गोलियां मारने वाले आजाद, मासूम बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले आजाद, नेब के पकड़े हुए सारे मुलजिम बाइज्जत बरी। क्या ये मुल्क सिर्फ ताकतवरों का है? अदालती निज़ाम देखकर लगता है कि कहीं आसमान से आग या पत्थर न बरसने लग जाएं। सब ने हलफ लिया है, लेकिन तकरीबन सारे करप्ट हैं। पाकिस्तानी अदालतें अमीरों की कुत्तियां हैं। लख लानत ऐसे अदालती निज़ाम पर। अच्छा, ये बड़े सख्त अल्फाज है, मगर ये मैंने सोशल मीडिया से ये ली है। इसमें एक दो चीज़ें मैं बता दूं कि आशिक रसूल जिसकी ये बात कर रहे हैं और इस तरह के सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करके बताते, वो आशिक रसूल भी एक कातिल था। यहाँ पे इस साहब को ये याद नहीं रहा कि इस्लाम जो है वो जनाब अली कत्ल का बदला कत्ल, इसको नहीं पता जो रिपोर्ट पेश कर रहा है। मैं ये इसलिए आपके सामने लेके आता हूँ कि जो लोग इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं उनको भी पता नहीं है कि अदल कहाँ पे है, अदल से बात कहाँ पे करनी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मैं भी ये मानता हूँ कि अदालती निज़ाम जनाब ठीक नहीं है। अगर अदालती निज़ाम ठीक हो तो पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो जाए। मगर जिस तरह आशिक रसूल हर बात पे हम लोग कहते हैं, वहां पे ये हम भूल जाते हैं कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूं। ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो वहाँ हम बदल जाते हैं, हमारे फैसले बदल जाते हैं। अदालतों में आप जाएं, वहाँ पे आपको हर तरफ आशिक रसूल नजर आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने वाले नजर आएंगे, वकील भी जान देने वाला, जज भी जान देने वाला, मुल्ज़िम भी जान देने वाला, और जो जिसने केस किया वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाला। मगर इंसाफ क्यों नहीं? ये सोचने की बात। आके यहाँ पे आप बता तो सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं है। ये चीज़ें सबको पता है कि हमारे मसाइल तो हैं पाकिस्तान में। मगर जो लोग बात करें, सबसे पहले वो भी अदल का ख्याल रखें, वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कमज़ोरी कहाँ पे है। आप लोग जो आपकी पसंद का बंदा, उसके मतलब तो फिर आप अच्छा बोल रहे हैं, और जो आपकी पसंद का बंदा नहीं, जिसने जुर्म किया या नहीं किया, ये तो एक अलहदा इशू है। यहाँ तक कि इस बंदे ने अमीरों की बात की कि अमीरों की मानते हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। आपके सामने पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं तो फिर गरीब जो है, वहाँ लोग जो मीडिया ले जाते हैं वो बताते हैं कि अरसा दराज से जेलों में पड़े हुए, उनके पास पैसे नहीं वकील करने के लिए। तो क्या वजह कि कहाँ पे ये खराबी हुई? एक मैं चीज की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूं कि जिस माशरे से हमारा तल्लक है, उस माशरे में आप बच नहीं सकते। आप किसी भी जगह पे है, मैं आपको सही बता देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो वहां के लोग हैं उनका असर आप पे होता है। आप देखें, कोई भी दफ्तर आप चले जाए, नवाबों की तरह बैठे होंगे, वो खुदा बने होंगे,
हॉस्पिटलों में चले जाए, डॉक्टर बने होंगे, और है सब आशिक रसूल सॉरी, मगर किसी जगह पे भी आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चल रही। अगर आप ये कहे कि ठीक है हम जनाब इंसान, किसी से मैंने बात की तो कहने लगा जी इंसान कमज़ोर है, इंसान में ये कमज़ोरी है, मगर सारी कमज़ोरियां हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों में आ गई। कल एक और मैं देख रहा था जो वली अहद है सऊदी अरब के, उन्होंने कहा 5 साल के अंदर अंदर 5 साल के दरमियान हम इसको यूरोप बना देंगे, और एक ज़बरदस्त ये जो आसपास के ममालिक हैं उनको भी साथ मिला के सबको एक ज़बरदस्त तरीके के यूरोप से भी अच्छा बनाने की कोशिश करेगी, और बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा। अब एक तरफ पाकिस्तान वाले कहते जी यूरोप में गुनाह होता है, दूसरी तरफ अरब ममालिक यूरोप के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। यहाँ पे तो आपको कोई आशिक रसूल नहीं निकलेगा जो उठ के बताएगा। आप गौर करें कि जो कमजोर है उस पे हमारा जो है सारा प्रेशर होता है। सऊदी अरब अमीर मुल्क है, उसके वली अहद ने बयान दिया, और उसकी वजह से आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई आके सड़क पे किए कि नहीं जनाब यूरोप में तो बेशुमार गुनाह होते हैं, वहां पर तो जिंदगी अच्छी नहीं है। वो मुनाफकत इतनी ज्यादा है कि यूरोप आना सारे चाहते हैं, वीजे नहीं मिलते यूरोप के। ये हालात दिन ब दिन क्यों इस तरफ के? आज आप गौर करें, पाकिस्तान भी टूट गया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, मगरबी अलहदा हुआ। मगरबी अलहदा होने के बाद लोग इस चीज का अफसोस कर रहे हैं कि जी मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। और ये मगरबी जो रह गया उसका आपने क्या कर दिया? वो तो फिर आपसे आगे गुजर गए, उनकी तो फिर आज माशरे में इज्जत बनती जा रही है, दुनिया में इज्जत बनती जा रही है। उन्होंने तो सजाएं दी, उन्होंने तो अदालती निज़ाम को कायम किया, वहां पे बेहतर किया, और किसी पे रहम नहीं किया गया। जिसने जुर्म किया, चाहे वो कितना बड़ा मौलवी था या जो भी था, सबको लटकाते जा रहे हो। आपने क्या किया? आपने मौलवियों के कहने पर लोगों को लटकाना शुरू कर दिया। ये फर्क है। जिसका दिल चाहता है जाके केस कर देता है, जो भी है। मगर अदालती निज़ाम पे ये जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, बड़े सख्त अल्फाज उनके होते हैं, इंसाफ के तकाजे इनको भी पूरे करने चाहिए। हमारे रिश्ते आ जाते दरमियान में, हमारे ऐसे ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि वहां पे हम इंसाफ नहीं कर पाते। क्या वजह है? यही वजह है कि उस मुल्क से हम तल्लक रखते हैं, उस इलाके से हम तल्लक रखते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, जहां पे हम ये चीजें करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको दुनिया में कहीं ये जो हमारे पाकिस्तानी है वहां पे 100% इंसाफ नजर नहीं आएगा। हिंदुस्तान में भी ऐसे, मगर हिंदुस्तान बेहतर है इसके मुकाबले में। वहां जज बिकते नहीं है। हाँ, पुलिस में रिश्वत वगैरह का सिलसिला वहां पे भी है, मगर कभी उनके सुप्रीम कोर्ट, उनके किसी अदालती निजाम पर इस तरह उंगलियां नहीं उठती जिस तरह हमारे पे उठती है। बांग्लादेश पे नहीं उठती, हमारे पे उठती। तो ये चीजें बड़ी ही फिक्रमंद है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान में मीडिया और अदालतें सिर्फ अपना काम जो ठीक करना शुरू कर दें, तो किसी को ना अदालत को बुरा भला कहना पड़े, ना मीडिया को कहना पड़े। ये वीडियो मुझे जब मिली तो मैंने इस पर गौर किया, तो मैंने कहा मैं जरा बताऊं कि सोशल मीडिया पे भी आके लोग इंसाफ की बात नहीं करते और बड़े सख्त तरीके के साथ अदालतों के मतलब की राय रखते हैं। लिहाजा ऐसी जो राय है उसको थोड़ा नरम रखें। आप अच्छे तरीके के साथ भी अदालतों को उनकी कमजोरियों की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके आप अवाम को तो पहले ही पता है, सबको पता है। आप किसी से भी बात कर ले तो उनको पता है कि क्या हो रहा है वहां। मगर क्या इन बातों का इस तरह सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो का कोई फायदा होता है? फायदा इसलिए नहीं होता कि इसमें भी मिलावट होती है। जिस तरह हर चीज में मिलावट है, इसमें भी। नाज़रीन, अभी इकरार हसन की बात सुनते हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, सुनते हैं जनाब इनका क्या मसला है।
میں ایک سرسری ہے جو میرے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ٹریول کر رہی ہے. ان صاحب نے جب میں نے ان سے کہا نا کہ آپ کو داڑھی رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو اس نے کہا خبردار داڑھی پر بات مت کرنا, قتل کر دیے جاؤ گے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آوازیں لگائیں اور وہ پوری مارکیٹ جس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود تھے, جو کہ انتڑیوں سے بنا ہوا کھلا بناسپتی گھی فروخت کر رہے تھے, وہ پوری مارکیٹ میرے پیچھے تھی اور مجھے داڑھی کا گستاخ کہہ کے وہ تمام لوگ مجھے مارنے کو دوڑ رہے تھے. اور میں آگے دوڑ لگا رہا تھا اور مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ بس میں اب گستاخ کہہ کر مار دیا جاؤں گا. اور ایسی ہی آوازیں, ایسے ہی نعرے لگائے جا رہے تھے جیسی آوازیں اور نعرے ہم نے شری لنکن شہری کو قتل کرتے ہوئے دیکھے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور وہ تمام. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسی کیا گستاخی کر دی ہے صرف اپنے اس مکروہ دھندے کو چھپانے کے لیے, جو کہ انتڑیوں سے, چربی سے, مردار جانوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے بناسپتی گھی کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک دھندا تھا, مذموم دھندا تھا, جس کے ایویڈنس, جس کے ثبوت, جس کی ویڈیو ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود تھی. اور میں نے صرف یہ جملہ بولا تھا کہ آپ کو داڑھی رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ داڑھی رکھ کر تو جھوٹ نہ بولیں. اس کے جملے میں نے کہا کہ داڑھی پر بات مت کرنا, مار دیں گے, قتل کر دیں گے. اور اس کے بعد وہ پوری مارکیٹ بس خدا کے کچھ بندوں نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں اور کس لیے مجھے بچا لیا, ورنہ قریب تھا کہ میں قتل کر دیا جاتا. اور اس وقت اقرار الحسن نہیں تھا, شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا مجھے, بہت شروع کے پروگرامز تھے, اور میں مار بھی دیا جاتا تو یقیناً تمام عمر میرے گھر والے یا میرے جتنے بھی اہل و عیال ہیں وہ سب یہی سنتے رہتے, انہیں یہی تانے دیے جاتے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, ہمارے ماں باپ ہمارے پیارے آقا پر قربان, لیکن ایک گستاخ رسول کہہ کے مجھے قتل کر دیا جاتا. اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں حلفاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اب چیز جو ہے کہ میں اب کافی دنوں سے غور کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اکثر لوگوں نے داڑھی رکھی ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے اور خوشی ہوتی دیکھ کے, مگر کام بھی تو اچھے کرنے چاہیے. جس طرح یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں بناسپتی گھی اس طرح بیچا جا رہا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جو مذہب ہے اس کو اتنا سیریس لے لیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ کرتے جاؤ, مگر جو مذہب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے. اور پکڑنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم مجاہد ختم نبوت. وہاں آپ دیکھ رہے جتنا بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں وہ سب عاشق رسول ہے. کسی کو کہیں آپ عاشق رسول نہیں تو وہ تو آپ کو مار دے گا. ان لوگوں نے بیس بدلے ہوئے ہیں, گروپیے نہیں ہوتے جو, وہ سٹائل چل رہا ہے وہاں پہ. اگر ایک بندہ, میں تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ 5 وقت کی کوئی نماز صحیح پڑھ لیتا ہے تو میرا خیال ہے وہ ویسے ہی نہ تو بناسپتی گھی میں ملاوٹ کرے گا, نہ وہ رشوت دے گا, نہ وہ چوری کرے گا. اس کو پتا ہوگا میں نماز پڑھی پہلی, پھر دوسری پہ جانا ہے, تو اس کے درمیان اگر میں یہ کاروائی ڈالوں گا تو میری نماز کا کیا فائدہ. نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں, گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, اور حج بھی کیے جا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. آپ لوگ غور کریں کہ جتنے یہ میں نے دیکھے کٹر لوگ ہیں مذہب کے معاملے میں, جب میں نے ان کے اوپر سرچ کی, جب میں نے ان کا پتہ کیا تو اندر سے کیا نکلا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باہر جو لوگ نظر آتے ہیں وہ اندر سے نہیں ہوتے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جناب آپ پہلے بہت زیادہ مذہبی ہوتے تھے, آپ اتنا توجہ نہیں دیتے, مگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق میں چل رہا ہوں. میں نے مذہب کو اتنا سر پہ سوار نہیں کیا ہوا ہے جتنا آپ لوگوں نے کیا ہوا. اپنی سہولت بھی دیکھتے ہیں, کرونا کے دن ہے جہاں پہ سہولت ہے اس کے مطابق مجھے حق ہے چلنے کا. تو جن لوگوں نے زیادہ مذہب کو سر پہ سوار کر لیا ہے, زیادہ ان کے دماغ میں مذہب گھس گیا ہوا ہے, سب سے زیادہ وہ کارروائیاں وہ ڈالتے ہیں. میرا یہ لندن میں بیٹھا ہوا ہوں آج کل, میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ہیں یہ یہاں پہ کیا کیا وہ کاروائی ڈالتے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
कैसे कैसे कारनामे हैं, तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। इसलिए मजहब को मियाना रवि के मुताबिक चले, जो इस्लामी तालीमात है। इतना उसको सर पे सवार न कर ले कि लोगों के लिए मुसीबत बन जाए वो मजहब। जिस तरह इसने बताया कि दाढ़ी रखी हुई और साथ ही पूरी मार्केट को उन्होंने बुला लिया। अब इसको मार देते तो किसने पूछना था इसको? किसी ने पूछना था? मर गया, खत्म। पाकिस्तान में कितने लोग मर गए, सलमान तस्वीर मर गया, पता नहीं कौन कौन मर गया, किसी ने कोई बात की बाद में? कोई ऐसा बंदा आपको जो बहुत ज्यादा कट्टर हो मजहब के हिसाब से, आप उसकी इंक्वायरी करके देख लें। जब आप उसकी इंक्वायरी करेंगे तो उसकी हालत आपसे भी ज्यादा खराब होगी, मैं आपको गारंटी देता इस चीज की। और जो इस्लाम है वो तो बहुत जबरदस्त मजहब है। इस्लामी तालीमात तो एक ऐसे अखलाकियात है, उसमें आ जाती है। मैं रोजाना इन चीजों पे बात करता हूं, मगर कहाँ अखलाकियात, कहाँ इस्लाम आज नजर नहीं आ रहा। अगर आप गौर करें तो हकीकी इस्लाम जो है उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती। अहमदी है, हकीकी मुसलमान है। कमजोरियां हर जगह पे मौजूद है, किसी इंसान में नहीं, मगर देखना चाहिए मियार क्या है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, मगर जो अहमदी उनको कोई पूछने वाला तो है ना। जो दूसरे वो तो लवारस है, उनको तो पूछने वाला ही नहीं। ये चीजें इसलिए मैं एंड पे आपको बता देता कि और सर्च करनी चाहिए इस पे। अगर कोई एक छोटी मोटी चीज सामने आ जाए तो उस पर तूफान ले आते हैं लोग, और मगर हर चीज भूल जाते हैं। तो गौर और फिक्र की बात होती है। माशरा हमारा पाकिस्तानी है, पढ़ाई हर जगह पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद नहीं? क्योंकि हम वहाँ पे उन्हीं स्कूलों में पढ़े, उन्हीं कॉलेजों में पढ़े, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में गए, वहीं पे रहे, वहाँ माहौल का असर हो जाता है इंसानों। कैसे नहीं होता आप बताएं? अगर यूरोप में आके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके ऊपर यूरोप के बच्चों का माहौल का असर होता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता जी? हर जगह पे ये चीजें मौजूद है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर अच्छे भी हों तो कुछ एक आधे को देख देख के भी कुछ ना कुछ बंदा अपनी गलती कर जाता है। ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं इंसानों से। वहां पे दरगुजर करना चाहिए। मगर जहां ये आप बता रहे हैं कि हर चीज जो सेहत के लिए ठीक नहीं बन रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, वहां तो खामोश नहीं रह जा सकता। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज मैं भी स्टूडियो आया हूँ। 5 दिन लगे, जुमे को मैंने बताया था, कल टेस्ट दिया था, तो कल शाम को कुछ 5:30-6 बजे रिपोर्ट आई है। बड़ा स्लो सिस्टम है। तो अभी मैं भी कोशिश करता हूँ तीसरी वैक्सीन लगवाऊँ ताकि इससे मुसीबत से जान छूट जाए। ये जो किट शिट बुक करवानी, क्योंकि मैं ट्रेवल पे रहता हूँ अक्सर, तो एक ये बहुत बड़ी टेंशन है जो पेपरी कार्रवाई है। इस पे काफ़ी मसला बना हुआ लोगों के लिए। मगर अब ज़िंदगी तो इसी तरह ही चलेगी जिस तरह दूसरे लोगों की चल रही है। पाकिस्तान से ये खबरें हैं जनाब, धुंध की वजह से बेशुमार प्लेन नहीं चल रहे। लाहौर में ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है और लोग जो है वो होटलों में, एयरपोर्ट पे इंतज़ार करके काफ़ी मुश्किल का शिकार है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। और दूसरा ये कि लाहौर में गंदगी की ये हालत है कि फेफड़े और दूसरे जो सांस के मरीज है जो, उनके लिए ठीक ठाक ट्रबल बनी हुई है वहाँ पाकिस्तान लाहौर में। सफाई का ये मियार है। खुराक भी गंदी, हवा भी गंदी, फजा भी गंदी, हर चीज गंदी। आशिक़ रसूल, खत्म नबूवत, कोई इंसान वाला काम नहीं। मगर ये हालत देख लें, यूरोप ने कब से ये गाड़ियों का सिस्टम चेंज किया। और यहाँ पे अगर इंग्लैंड की बात करें तो लंदन में अब आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है वो जा रही है। मेरा दोस्त है, उसने भी ली है, कहता बहुत फायदा रहता है। जो सिटी में पैसे पड़ते थे वो भी नहीं अब पड़ते। और वो उल्टा ऊपर वाले मुझे मेरा 1.5 पाउंड फी जॉब की एक्स्ट्रा दे रही है, तो 8 पाउंड में कहता मेरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। इस तरह काफ़ी फ़ायदा है उसके मुताबिक। मैंने उससे कल बातचीत की थी, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो आ रही हैं 180 माइल चलती है ये, मगर अगले साल जो नई आ रही है गाड़ियाँ वो 300, 400 माइल तक जाएंगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, जहाँ पे उन शहरों में पहले इन्होंने शुरू किया जहाँ पे रश ज़्यादा है। अभी यूरोप में तो इतनी गाड़ियाँ मुझे नज़र नहीं आई, मगर इंग्लैंड में काफ़ी नज़र आ रही है। ज़्यादा जो टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए ये फ़ायदा है। तो
ये भी मैंने कहा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। नाज़रीन, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें। वहाँ हमारे ये सेम प्रोग्राम नहीं है, अलहदा प्रोग्राम है, उस पर मैं कुछ और भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे हमें कॉपीराइट्स का इशू बन जाता है। वहाँ भी है तो सही, मगर थोड़ी सी तब्दीली ला के मैं उसको कोई ना कोई सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात दिन मैं इसी पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर इसको किया जाए। तो फेसबुक पे जितने हमारे लोग हैं उससे हमारे चैनल को फॉलो करें, 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को, ताकि वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिल सकें। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।